हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, टारगेट केवल एक ही हमारा है, वो है 23 फरवरी। तो आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन का होगा। तो जिस लेवल और जिस पैटर्न के सवाल आपके शिफ्ट में पूछे आते हैं, तो आज की इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है केवल एक ही घंटे का होता है, यानी केवल 60 मिनट का पेपर होता है। इन्हीं 60 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके हल करने के लिए मिलेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलता है। 160 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन पे 1/4 का माइनस मार्किंग होता है, यानी 4 आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। तो साथियों, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में किस तरह का सवाल पूछा जाता होगा जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर में। जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे 160 नंबर में से कई स्टूडेंट 150 से अधिक नंबर ला देते हैं। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। यदि आप 23 फरवरी को यही चेक करना चाहते हैं कि आपके जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन जीके के सॉल्व करेंगे। तो 25 में से कम आप ट्राई करिएगा कि 18 से 19 क्वेश्चन ठीक करें। उसके बाद हिंदी में कम से कम 20 क्वेश्चन में से 15 से 16 सवाल सही करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में मिलाकर कम से कम आप सभी का 13 से 14 सवाल सही होना चाहिए। यदि आपका इतना ठीक होता है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। तो इतना स्कोर आप इन चारों सब्जेक्ट में करिएगा अच्छी तरीके से। ओके, जिस लेवल के जिस पैटर्न पे सवाल आपकी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, उसी लेवल के सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी तरीके से हर एक पोर्शन में अपना स्कोर देखिएगा, सारे क्वेश्चन का लेवल चेक करिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। एक तरह का ये मॉडल पेपर आपके पेपर के लिए रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षर दर है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो ये केरल राज्य में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के एक महान प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कवि थे? मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के एक महान प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कवि थे? तो ये कर्नाटक के थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना की थी? तो साथियों, यदि आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में चली थी, तो आप इस वाला का राइट आंसर बता सकते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और 56 में समाप्त हो गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये तो पहली पंचवर्षीय योजना होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरुआत हुई थी और 1961 में समाप्त हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई थी और 1966 में शुरू गई थी। इसी तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय जो 67 और 68 जो वर्ष था, इसमें क्या हुआ था कि योजना अवकाश लागू हुआ था और इसी में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। तो और 67 और 68 में कोई भी योजना लागू नहीं किया था। उसके बाद जो चौथा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था वो तो 1969 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 74 में समाप्त हो गया था। उसके बाद जो पांचवी पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, वो 1974 से लेकर 1979 तक चला था। आप सभी से सवाल क्या पूछा है? 1956 का पूछा है। तो 1956 में हमने आपको क्या बताया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना किया था? तो दूसरी योजना में।
सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, मौखरियों ने पहले के गुप्तों की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? मौखरियों ने पहले के गुप्तों की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, कौन सा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ तेजी से बढ़ती है? कौन से नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ तेजी से बढ़ती है? तो केपलर का तीसरा नियम यह बताता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष में हुआ था और कहां पर हुआ था? पहला पैरालंपिक खेल तो 1960 में हुआ था। 1960 इटली रोम में हुआ था। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है? तो सातों इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है? तो कथक है। जैसे कथकली ये केरल से संबंधित है। कथकली और ये जो मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है। सवाल हमसे क्या पूछा था? शास्त्रीय नृत्य। ये मोहिनीअट्टम जो है ना केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कथक कहाँ का? यूपी का है। तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए। आपने मोहिनीअट्टम बता दिया, तो आप बताइए कि भरतनाट्यम कहाँ का है? बताएंगे आप सभी कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी बताएंगे सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको अपने शिफ्ट में बैठने से पहले दोस्त मेरे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्न को पढ़ लेना है। आप सभी को हम क्या देंगे इसमें? कंप्लीट भाई, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। जीके जीएस पूरा कंप्लीट दे रहे हैं, स्टैटिक जीके कंप्लीट दे रहे हैं। स्टैटिक का जानते हैं सबसे अधिक वेटेज आपके शिफ्ट में रहने वाले हैं। जिनको भाई इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। करंट अफेयर पूरा एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। रीजनिंग विथ डिटेल सोल्यूशन आपको हम देंगे भाई। मैथ्स पूरा कंप्लीट आपको हम देंगे। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र 1000 पूरा टोटल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्री 40 टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्त मेरे ये मिलेगा आपको कैसे? ये जो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस नंबर आपको मैसेज करना। मात्र भाई आपको ये पे करना पड़ेगा 50 रुपीज़। मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये इतना सारा कंटेंट अपने पास मंगा लिए, वो भी क्वालिटी कंटेंट। ऐसा नहीं कि इजी सवाल जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उस लेवल के सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो साथियों आप जल्द से जल्द करिए, इस अपने पेपर में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करके ये पीडीएफ अपने पास मंगा लिए। मात्र भाई 50 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आपको अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये मात्र 50 रुपीज़ पे करके अपने पास आप मंगाइए। सभी दोस्त को करना ये अनिवार्य है। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को और किस नाम से जाना जाता है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो बी निवेश के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है? हमने आपको कई बार बताया, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी मतलब क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल जो 36 से 51 के बीच में है, इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। ये जो कि भारत के संविधान भाग 4 है, ये किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष या कितने महीने तक बढ़ा सकती है? यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में कितने महीने तक बढ़ा सकता है या कितने वर्ष तक बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा जल निकाय का प्रकार नहीं है? तो याद रखिए डेल्टा, ये जल निकाय का प्रकार नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेगा?
भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी? भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी थी? तो भाई दक्षिण भारत में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल हमने आपसे पूछा था कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम केरल से, कथक यूपी से, तो भरतनाट्यम आपको बताना है। ओके, देखिए अगला सवाल का राइट आंसर दिए, क्वेश्चन नंबर 18। अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक है जो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक है जो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये पियानो बजाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। बैडमिंटन की चिड़िया यानी शटलकॉक 16 पंखों से बनी होती है। यह 62 से लेकर 70 मिमी लंबी होती है और इसका वजन कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम का होता है? बताएंगे आप सभी। बैडमिंटन की जो चिड़िया होती है, शटल कॉक होती है, वो 16 पंखों से बनी होती है और यह 62 से लेकर 70 मिमी लंबी होती है और इसका वजन कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम के बीच होता है? तो 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। कौन सा त्योहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है? तो साथियों, कौन सा त्योहार है जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है? भारत में बंगाल, बिहार और जैसे झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, वो कौन सा त्योहार है? तो बिहुला त्योहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर को दर्ज किया गया था? तो केरल राज्य में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह 2010 में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो साथियों, 19वां जो राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन हुआ था 2010 में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष में तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु संख्याओं के साथ सहसंबंधित किया? हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष में तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु संख्याओं के साथ सहसंबंधित किया? तो ऐसा किस वर्ष में किया? तो 1913 में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत की कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? भारत की कृषि पर जो हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव था वो क्या था? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और जीके का लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसके बाद अपना स्कोर बताएंगे। देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिसका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था? देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिनका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था? तो मोहम्मद कासिम नानोतबी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये जीके का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो बताइए कि आज के इस पहले जीके के सेक्शन में आप सभी का कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा लगभग 16 से 17 सवाल तो सही हुआ होगा। ईमानदारी के साथ आप सभी बताएंगे। अब आप लोग हिंदी के में अपना स्कोर चेक करिएगा, ठीक है। देखिए, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका अंग दुरुस्त न हो? तो साथियों, जिसका अंग दुरुस्त नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपंग बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। दरिद्र का पर्याय बताइए। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी आप सभी को दरिद्र का पर्यायवाची बताना। इनमें से कौन सा है? तो अकिंचन होता है।
ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सौरभ जो ने भाषण दिया वह तथ्यपूर्ण था। यानी क्या, ये सेंटेंस पढ़िए, सौरभ जो ने, ये सेंटेंस कोई बन रहा है, सौरभ जो ने भाषण दिया, यानी सौरभ ने जो भाषण दिया, ऐसे रहता सेंटेंस तब ना ठीक होता कि सौरभ जो ने, नहीं, यानी ये गलत है। जो ने भाषण दिया, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह सौरभ ने जो भाषण दिया, यानी ने जो भाषण दिया। ये डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है। सौरभ ने जो भाषण दिया वह तथ्यपूर्ण था, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सेंटेंस बना, ये वाक्य बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये गलत है जो प्रश्न में दिया है, तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। दाल में काला होना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। दाल में काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा, यानी आशंका होना। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है, बताएंगे आप सभी, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है। पानी में कौन पड़ गया, उनके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए, बिल्कुल ठीक है भाई। मेरी तो जान पर बनाई थी, ये भी ठीक है। पानी में कौन पड़ गया, इसमें याद रखिएगा क्रिया प्रयोग त्रुटि है, तो इसमें क्या होगा, पानी में कौन गिर गया, ये रहना चाहिए, पड़ गया नहीं, पानी में कौन गिर गया, ये परफेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था। तो इन वाक्य में कौन सा त्रुटि, ऑप्शन सी वाला गलत है। यह तो नई प्रकार की वस्तु, ये भी ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। हमें अच्छे साहित्य पर अध्ययन करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अध्ययन ऐसे लिखा था, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, अध्ययन ठीक। शुद्ध और अशुद्ध से लगभग 2 सवाल हर शिफ्ट में, ओके। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। गर्मी के मौसम में लगना स्वाभाविक है, प्रस्तुत वाक्य के रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा। यानी गर्मी के मौसम में प्यास लगना स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। गर्मी के मौसम में तो प्यास लगना क्या होता है, एक स्वाभाविक होता है ना, हमें तुरंत प्यास लग जाती है। पुछ होगा नहीं, पुछ नहीं होगा, पिपासा नहीं होगा, प्यास होगा भाई, वो भी तद्भव शब्द का उपयोग करना था, प्यास बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसे लाज नहीं आती, तो दोस्त मेरे जिसे लाज नहीं आती उसे क्या बोलते हैं, निर्लज्ज बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोर लास्ट में करिएगा आप सभी, ओके। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लिखिए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, यानी पहिए के नीचे मतलब क्या हो जाएगा, बताएंगे आप सभी। यानी सेंटेंस देखिए, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे, आप सभी को इसमें विभक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी यहां पे सेंटेंस ये बनेगा कि वे सब कालचक्र में पिस गए। पहिए के का मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, में आ जाएगा, यानी वे सब कालचक्र में क्या हो गया, पिस गए। वे सब कालचक्र में पिस गए, के पहिए के नीचे नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। समूल का विलोम क्या हो गया भाई, समूल का विलोम क्या बनेगा, तो निर्मूल बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द से पूर्ति कीजिए। अब अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं, तो भाई अभ्यास तथा व्यवहार से जो प्राप्त ज्ञान है इनको हम क्या बोलते हैं, तो अनुभव हमें मिलता है भाई, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुभव कहते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। नर्स का अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है, ये पहला ऑप्शन भाई, नर्स का अंग्रेजी होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोटा तत्सम गलत है भाई, चाय जापानी गलत है, रिक्स चीनी गलत है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। क्या हो जाएगा इसमें, हित का अहित, अपमान का, भाई अपमान का विलोम क्या होता है, अपमान का तो विलोम होता है सम्मान, समान होता है। निरादर, निरादर का क्या होता है भाई, आदर होता है,
आदर होता है। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या है, ये विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। याद रखिए, अपमान का विलोम होता है सम्मान, निरादर का विलोम होता है आदर। अपमान निरादर ये गलत हो जाएंगे इनमें, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजा का रंक होता है, जय का पराजय होता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। विज्ञ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। विज्ञ का विलोम शब्द क्या बनेगा? विज्ञ का विलोम की बात करेंगे तो अज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को। सौम्य का विलोम बताइए क्या होगा? सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य का यानी उग्र हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? वे सभी योद्धा हैं। ठीक है, वह योद्धा, ये तो एक वचन है भाई। तुम योद्धा, एक वचन है। एक योद्धा या एक वचन है, यानी वे सभी योद्धा, यानी बहुत लोग हैं, यानी वे सभी हैं, यानी वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएंगे। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। मांस न खाने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। मांस न खाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? निरामिष बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब बताइए साथी, आप सभी का इन हिंदी में कितना स्कोर रहा? सभी बताएंगे कि आप सभी का लगभग 16 से 17 सवाल सही हुआ। ईमानदारी के साथ बताएंगे हिंदी के पोर्शन में आप सभी कितना स्कोर है। तो उम्मीद करूंगा लगभग 16 से 17 सवाल तो सही हुआ होगा भाई। हिंदी में 20 में का 20 सवाल आपका सही होना चाहिए पेपर में, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। कथन दिया आपका, ये निष्कर्ष दिया। जब कथन और निष्कर्ष का सवाल है तो सबसे पहले आपको कथन बना लेना है, बहुत आसान होता है। जैसे देखिए हम कथन कैसे बना रहे हैं। कुछ टैब क्या है? वो दवाएं हैं, यानी जो कुछ टैब हैं, टैब को हम टी से लिख रहे हैं ना, कुछ टैब जो है ना वो दवाएं हैं, दवाएं को हम डी से लिख रहे हैं, यानी कुछ टैब दवाएं हो गए। कुछ टैब जो ना मलहम है, यानी जो कुछ टैब ये हैं वो क्या है भाई? मलहम है। मलहम को हम यम से लिख रहे हैं। कुछ दवाएं शाखाएं, यानी जो कुछ दवाएं हैं ये कुछ दवाएं क्या है? वो शाखाएं, यानी शाखाएं को हम ये से लिख रहे हैं। ये हमारा कथन बन गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है। निष्कर्ष एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्या कुछ टैब शाखाएं हैं? क्या कुछ टैब शाखा, इनका रिलेशन दिया? नहीं दिया भाई। देखिए ना, पहला निष्कर्ष क्या दिया? कुछ टैब क्या शाखाएं हैं। ये देखिए टैब यहां पर है, शाखा यहां पे है, तो इनका रिलेशन दिया है? कुछ भी नहीं दिया है भाई। यानी पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा का आप देखिए निष्कर्ष पढ़ा जाए। कुछ दवाएं क्या मलहम है? कुछ दवाएं, ये दवाएं देखिए यहां पर डी से लिखे भाई दवाएं को। कुछ दवाएं क्या मलहम है? इनका भी कोई तो रिलेशन नहीं बन रहा है भाई। देखिए कुछ दवाएं मलहम, कुछ दवाएं भाई टैब हो सकते हैं, कुछ टैब दवाएं हो सकते हैं, लेकिन कुछ दवाएं मलहम नहीं हो सकते। यानी इसमें तो दूसरा भी अनुसरण नहीं फॉलो करा है दूसरे निष्कर्ष के अकॉर्डिंग भाई, है ना। यानी इसमें का राइट आंसर क्या बनेगा? न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है, यानी सवाल का सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर भाई। जितने भी सॉल्व करा देंगे यहां से आपके पेपर में पक्का श्योर सॉल्व आएगा, लॉजिक यही लगेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? इस सॉल्व को जरा सॉल्व करिए। देखिए एक निश्चित गुण भाषा में, आज यदि आपने अच्छी तरीके से इस सॉल्व को देख लिया तो आपसे ये सॉल्व कभी गलती नहीं होगा भाई। ये भाई यदि आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो ये सवाल आप सभी से कभी गलती नहीं होगा। हम ध्यान से बस कैसे सॉल्व करने का तरीका बस जानिएगा। जैसे देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि जो ए जो है ना वो बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी का पिता है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है ना वो बी का भाई है। यानी आप सभी को इसमें प्लस माइनस गुणा और भाग देखना है केवल, और इधर देखना है जो कि बी की माँ ए है, बी की बहन ए है, बी का पिता ए है, बी का भाई ए है। अब आपसे सवाल देखिए पूछा है ए प्लस बी गुणा सी भाग डी माइनस सी है, तो ए का सी से क्या संबंध है? अब देखिए बस ध्यान से देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। ए प्लस है, ये जो समीकरण आपका हमसे पूछा है इसको हम लिख रहे हैं, ए प्लस बी है तो प्लस को आप नहीं लिखेंगे। अब देखिए प्लस का मतलब क्या होता है? प्रश्न में दिया देखिए ए प्लस बी का अर्थ ए जो ना बी की माँ, यानी यहाँ पे बी की माँ कौन है? ए है, बी की माँ ए है, ठीक है। अब उसको देखिए गुणा सी है, आप मैथ का साइन नहीं लिखेंगे। अब देखिए बी गुणा सी है, गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है? ए गुणा बी का अर्थ है ए जो ना बी का पिता है, यानी पर सी का पिता कौन है? बी है।
जिसका जो पिता होगा उधर आप एरो कर देंगे, यानी सी का पिता बी है और बी की माँ ए है। क्लियर। और उसको देखिए सी भाग डी है। भाग मतलब क्या दिया है प्रश्न में, देखिए ए भाग बी काटते, ये जो ना बी का भाई, यानी यहाँ पे डी का भाई सी है। ठीक है, डी का भाई सी है। उसको देखिए डी के बाद माइनस ई है। अब ई देखिए क्या दिया है, और सॉरी माइनस देखिए क्या दिया, ए माइनस बी काटते, ये जो ना बी की बहन है, यानी यहाँ पे ई की बहन कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। ई की बहन डी। अब लास्ट वाला कौन बचेगा, लास्ट को अपने अपने को मान लीजिए, यानी ई मैं हो गया भाई, ये मेरी बहन हो गई डी, मेरी बहन का भाई सी हो गया, यानी हम सी डी आपस में क्या भाई बहन है भाई। क्यों भाई, जैसे ये लास्ट वाला मैं हो गया ई, मेरी बहन डी है, मेरे बहन का जो भाई है वो सी है, यानी आपस में हम क्या हो गए, तीनों भाई बहन हो गए। और यानी जो मेरा भाई भी सी हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहन का जो भाई है वो सी है, तो मेरा भाई भी होगा। तो मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिताजी की माँ, यानी हमारे पिताजी की माँ। तो भाई सवाल क्या पूछा कि ए का सी से, यानी मेरे पिताजी की माँ, हमारे पिताजी की माँ लगेंगे। तो यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल हो गया कि नहीं, एक नज़र में भाई 2-4 सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, सवाल आ जाएगा। जैसे हमने आपको क्या बताया अच्छी तरीके से, एक बार फिर से आप देख लीजिए भाई। सवाल देखिए आपसे क्या पूछा, ए का सी से क्या संबंध है। जैसे लास्ट वालों को हमने मान लिया मैं हो गया, ये मेरी बहन हो गई डी, मेरी बहन का भाई सी, यानी भाई मेरा भाई तो सी बनेगा क्योंकि मेरी बहन डी है, इसी डी का भाई तो सी है, यानी मेरी भाई भी सी हो जाएगा भाई, मेरा भाई भी सी हो जाएगा। सी का पिता पी, यानी मेरे भी पिता हो जाएंगे बी, यानी बी जो है मेरे पिताजी, मेरे पिता की माँ, यानी क्या लगेंगे भाई, ए का सी से क्या होगा, मैं हूँ या मेरा भाई है, जो मेरे भाई का पिता की माँ लगेंगे वो क्या लगेंगे भाई, मेरे भी पिता की माँ लगेंगे। तो क्या हो जाएगी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अब तो क्लियर हो चुका भाई। ठीक है, तो ऐसा आप सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 781, 791, 800, 808, 815, क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, क्या आएगा 781 से 791, 800, 808, 815, आगे क्या आएगा देखिए 781 से 791, यानी इसमें +10 हुआ है। 791 से 900, यानी इसमें +9 हुआ है। 800 से 808, इसमें +8 हुआ है। 808 से 815, यानी इसमें +7 ऐड हुआ है। तो आप देखिए लॉजिक, इसमें +10 +9 +8 +7, यानी जो लास्ट संख्या 815 इसमें हम +6 कर देंगे लॉजिक के अकॉर्डिंग भाई। अब जब हम 815 के बाद जाएंगे तो भाई इसमें तो +6 करेंगे ना, तो कितना आएगा 815 + 6 821, यानी इस सवाल का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कूट भाषा में स्टे को 38-45 और लेस को 35-78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में केवल टी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व करिए। जैसे स्टे है, स्टे में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड भी क्या है 38-45। लेज है LAYS, लेज में 4 अक्षर हैं, इसके लिए अलग 4 कोड किया है। पूछा क्या, टी का कोड पूछा है। तो दोस्त मैं जब सिंगल पूछता तो कॉमन चेक करते हैं, जो पूछा रहेगा उसको कॉमन चेक करें। देखिए स्टे में टी है लेकिन लेज में टी नहीं है, यानी हम तो भाई टी का कोड खोजने निकले हैं, तो जिसमें टी रहेगा हमारा उसी में आंसर होगा। यानी स्टे में हमारा आंसर होगा या 3 होगा या 8 होगा या 4 होगा या तो 5 होगा, हमारा आंसर इसमें नहीं होगा। 35-78 में हमारा आंसर कतई नहीं होगा। तो देखिए 8 को काट दीजिए भाई और 5 को काट दीजिए और 3 को काट दीजिए, क्योंकि देखिए लेज में 3 है 5 है 8 है, और ऑप्शन में देखिए 3 है 5 8 है, लेज में हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो बच रहा है कौन, डी ऑप्शन 4, यानी टी का कोड क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक वाला मेथड है। दूसरा मेथड आप कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे, जब आप ये मान लीजिए भूल गए आप। जैसे देखिए हमसे टी का कोड पूछा तो हम पहले कॉमन चेक करेंगे, कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि स्टे में टी है लेज में नहीं है, तो भाई हम एलिमिनेट करेंगे नंबरों को, जो कोड होगा ना उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए स्टे में 3 है और लेज में 3 है तो एलिमिनेट हो जाएंगे। 8 स्टे में है लेज में 8 है तो ए एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 देखिए स्टे में है और लेज में 5 है, एलिमिनेट हो जाएंगे। हमने आपसे क्या बोला, जिसमें टी रहेगा उसी में आंसर होगा, तो यानी टी देखिए स्टे में तो 4 1 बच रहा है, तो यही आंसर हो जा रहा है। देखिए इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करते, लेकिन ये ज़्यादा समय ले लेगा आपका। वो वाला मेथड बेस्ट था जो इससे पहले हमने आपको बताया। सभी क्लियर। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को।
यदि शब्द नोटेबल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे ये नोटेबल दिया है NOTABLE, तो दोस्त मेरे नोटेबल के प्रत्येक अक्षर का आपको इस्तेमाल करना है, वो भी ना जैसे ABCD मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक जाना है आपको, लेकिन नोटेबल के जितने भी अक्षर दें इसका इस्तेमाल करके, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए आएगा भाई, ए के बाद बी आएगा। देखिए इसमें नोटेबल में ए बी है तब लिख रहे हैं, उसका सी नहीं, डी नहीं है, ई है भाई, ई आ जाएगा। ई के बाद देखिए डायरेक्ट एल है भाई, एल के बाद देखिए एन है, एल के बाद एन है, एन के बाद ओ है, फिर टी है। देखिए इतने अक्षर हैं, एन से ई आ गया बदल गया, ओ से बी बदल गया, टी से ई बदल गया, ए से एल बदल गया, बी से एन हो गया, एल से ओ हो गया, ई से टी, यानी कोई भी अक्षर नहीं बना, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन, यानी किसी भी अक्षर का स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ, सब अपना अक्षर चेंज कर दिए भाई, अपना स्थान को सभी ने चेंज कर दिया, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। पक्का 100 आएगा, तैयार रहेगा। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। RC 66 का SD 67 से एक निश्चित संबंध है, उसी प्रकार NB3 का OW 4 से संबंध है, समांतर का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से CH9 किससे संबंधित है। दोस्त मेरे RC जो 66 है ना, ये SD 67 से संबंधित है। RC 66 का संबंध SD 67 से है। जब भी आपके पेपर में अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर को सॉल्व कर लेना है। 66 से 67 यानी इसमें +1 हुआ है। अब इसके बाद आप लोग अक्षर को सॉल्व करिए। R होता 18, यस होता 19, देखिए इसमें +1 हुआ है। C होता 3, D होता 4, इसमें +1 हुआ है। यानी चाहे अक्षर हो चाहे नंबर हो, दोनों में +1 हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, NB3 OW4, NB3 OW4, देखिए 3 से 4, इसमें +1 हो गया। N के बाद क्या आता है, जैसे N होता है 14, O होता है 15, तो इसमें +1 हो गया। B होता 22, W होता 23, तो इसमें +1 हुआ है। यानी क्लियर हो गया, चाहे अक्षर हो चाहे नंबर हो, दोनों भाई +1 को ऐड करके कोड किया है। अब देखिए CH9 पूछा है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, 9 के बाद एक 10 आ जाएगा। H के बाद क्या आता है, H के बाद I आता है, C के बाद D, यानी DI 10 आ जाएगा भाई। C के बाद क्या आएगा, D आएगा, H के बाद क्या आएगा, I आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि भाई तीनों में +1 ही करना है। तो क्या हो जाएगा, DI 10 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी क्लियर, +1 का लॉजिक, CH9 का कोड +1 करने पर DI 10 आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को। एक निश्चित कूट भाषा में CBGD HGLI से संबंधित है और UFLO ZK QT संबंधित है। दी गई कूट भाषा में VJRM दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। दोस्त मेरे ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। CBGD, इसका कोड HGLI दिया है। अब देखिए C होता है 3, H होता 8, तो इसमें +5 कर दिया है। B2 G7, तो इसमें +5 कर दिया है। G7 L12, तो इसमें +5 कर दिया है। D4 I9 होता तो +5 इसमें कर दिया। यानी इसमें लॉजिक क्या लग रहा है भाई, +5 जब साथियों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बस पहले का आपको रिलेशन चेक करना है, दूसरे का रिलेशन आप चेक नहीं करने जाएंगे, समय आपका वहां वेस्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको यह मालूम हो गया कि इसमें लॉजिक क्या लगा भाई, +5 का लॉजिक लगा है। अब देखिए पूछा क्या आराम से, VJRM इसका कोड पूछा है। तो V देखिए 22 होता है, J होता 10, R होता 18, M होता 13, तो सभी में +5 करना है। लॉजिक यही था। 22 5 27 होता है। 22 में जब आप 5 जोड़ेंगे 27 पे कौन आता है, A आता है। जैसे A से लेकर Z तक आपका 26 होता है, जैसे हम 27 बढ़ते हैं फिर से A से आता है, तो 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, ऐसे 10 5 15, 15 पे O आता है, 18 5 23, 23 पे W आता है, 13 5 18, 18 पे R आता है। यानी VJRM का कोड क्या होगा, AOWR होगा, AOWR होगा, AOWR यानी C ऑप्शन, AOWR होगा। ठीक है, तो इस सवाल का भाई C ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बन रहा है। एक कक्षा के 52 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है।
यदि शिक्षा की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो केवल शिक्षा की आयु वर्षों में कितनी होगी दोस्त मेरे? एक कक्षा में 52 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यानी सबसे पहले 12 गुणे 52 कर लेते हैं हम लोग। 12 दूना 24 के 4 2, 12 पंजे 60 2 62। यानी एक कक्षा में 52 छात्रों की जो औसत आयु 12 वर्ष है वो टोटल 624 के बराबर हो। सवाल दिया कि यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो पूरे समय को जो औसत आयु वो 13 वर्ष हो। यानी जो पहले 52 छात्र हैं इसमें शिक्षक को भी शामिल किया जा रहा है। यानी अब कितने हो जाएंगे? टोटल 53 लोग हो जाएंगे भाई। अब इनका औसत कितना हो जाएगा? 13 39 का 9 3, 13 55 65 3 68, 689 के रूप में हो जाएंगे। सवाल क्या पूछा है कि शिक्षा की आयु वर्षों में कितनी होगी? तो दोस्त मेरे आप सिंपल क्या करिए, 689 में से 624 को माइनस कर दिया, आपका आंसर आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 कट जाएगा नहीं। अब तो शिक्षा की आयु वर्षों में कितनी होगी? 65 होगी भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी क्लियर? किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। इस सवाल को जरा सॉल्व करिए। एक व्यक्ति 2200 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदता है और 35% हानि बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्त मेरे सिंपल सवाल है। जब इस तरह का सवाल आए, यदि कोई व्यक्ति 2200 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीद रहा है और उसे कुछ हानि बेच रहा है, तो सिंपल आप क्या करिएगा, 2200 गुणे करिएगा 100 में से जितने का हानि हुआ उसमें से माइनस करके उसको ऊपर लिखिए, नीचे में 100 कर दीजिए। यानी 100 में से 35 घटाएंगे यानी 65 हो जाएगा, बटे में 100। बस इतना आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा। 00 से 00 कैंसिल, यानी 65 गुणे 65 कितना आएगा? 22 पंजे 110 के 0 11, 22 छक्का 22 पंजे 110, 22 का 132 132 और 11 143 143, यानी भाई 1430 रुपया आएगा। 1430 यानी पहला ऑप्शन देखिए दिया है। क्लियर? तो बस आपको इतना सॉल्व करना होगा जब इस तरह का सवाल आपके पेपर में सेट हो जाए तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 को। 0.5 और 72 का मध्यानुपाती कितना होगा? दोस्त मेरे, जब आप लोग मध्यानुपाती निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं? रूट में a इंटू बी कर देते हैं कि नहीं? तो रूट ए आपका 0.5 हम कर लेते हैं और बी आपका 72, तो मल्टीप्लाई करिए 0.5 का 72 से, 5 दूना 10 के 0 1, 5 से 35 से 36, 0.1 पे है तो ये 0 हट जाएगा भाई। यानी हमारा रूट 36 केवल मिल रहा है। रूट 36 किसका होता है? 6 का होता है। यानी 0.5 और 72 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। एक कंपनी ₹10 प्रत्येक मूल्य के पेन पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए योजना प्रदान करती है, प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगा? दोस्त मेरे, ये सवाल आपको ये 10 रुपया दिया ना, ये केवल कंफ्यूजन में डाल रहा है। इसको आपको देखना ही नहीं है, इसको आपको देखना ही नहीं है। जैसे कि एक कंपनी है, मान के चलिए कि प्रत्येक मूल्य के पेन पर 2 खरीदे 1 मुफ्त दिया जा रहा है। यानी टोटल जब आप 2 पेन खरीद रहे हैं, मान के चलिए आप 2 पेन खरीद रहे हैं और उस पर आपको एक छूट दी जा रही है, यानी आपके पास टोटल पेन 3 हो गए, है ना दोस्त मेरे? 2 पेन आप खरीद रहे हैं और कंपनी आपको एक छूट दे रही है, यानी टोटल पेन कितने हो गए? 3 हो गए। आप सभी से क्या पूछा? प्रभावी छूट। भाई 2 खरीदे तो एक छूट दे रहा है, यानी 1/3 गुणे 100, आपका आंसर आ जाएगा। 100/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, 33 से 1/3%। इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग खोलकर अपने पेपर में बैठना है। ओके, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाना आपको। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बन रहा है? चलिए ये सवाल आपके लिए भाई, ये जो सवाल सॉल्व कर दिया, मान जाएंगे भाई कि आप एक सवाल मैथ में इस तरह का आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई है जो सॉल्व कर सकता है? इसे सॉल्व करिए, बहुत अच्छा, सभी सॉल्व करेंगे। दोस्त मेरे देखिए, इस आप सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे देखिए -9 है ये, ठीक है, उसके बाद ये माइनस है, फिर ब्रैकेट में है भाई ये -60, ठीक, तो -60 है। अब हम ऐसा क्या करते भाई दोस्त मेरे? अब देखिए, पहले हम भाग करेंगे,
जब बॉडमस के नियम अप्लाई करेंगे तो भाग करेंगे। अब ये 15 का भाग तो हम 60 में करेंगे, आप सभी को मालूम है ना। ये 15 का भाग तो हम भाई 60 में करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए -60 भाग -15 दिया, तो पहले भाग ही करेंगे ना बॉडमस के नियम में। अब देखिए तो दोस्त मेरे देखिए, जब -15 और -60 का भाग आप करते हैं तो कितना आएगा, कितना आता है, 4 आता है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। फिर उसको देखिए ये प्लस है, अब देखिए ये प्लस बीच में है, -3 गुणा 8 कितना हो जाएगा, ये -24 हो जाएंगे। क्यों भाई, ठीक है। देखिए -3 और गुणा 8 हमने किया तो -24 आ गया, ठीक। फिर उसको देखिए हम ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे, -9 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24 इतना आ गया। अब देखिए -9 -4 और -24 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएंगे। -9 -28 कितना हो जाएगा, -37 हो जाएगा। दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट आप सभी को ऑप्शन है राइट आंसर आने में, बताएंगे आप सभी। एक बार फिर से आप देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये -9 है, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में -9 है, ये ब्रैकेट है और माइनस है। फिर दोस्त मेरे जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -60 और -15 जब आपस में भाग करवाएंगे, बीच में देखिए भाग का साइन तो पहले भाग ही करवाएंगे ना, तो कितना आएगा, ब्रैकेट में केवल 4 आ जाएगा, नहीं भाई माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौक का 60, ठीक है। फिर उसको देखिए ये प्लस है तो प्लस को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर देखिए -3 गुणा 8 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -24 हो जाएगा। क्यों भाई, फिर देखिए -9 है, फिर ब्रैकेट में 4 है। अब देखिए ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -24 हो जाएंगे भाई। इसको ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो -9 -4 -24, अब -9 माइनस और -4 -24 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएंगे। माइनस 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 और 9 28 37 जुड़ जाएगा भाई। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब सभी क्लियर हो चुका ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, KL MN O और P एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्त मेरे इस बार का 3 सवाल फिक्स आपके पेपर में, यानी 6 नंबर यही सवाल देकर जाएगा। बहुत आसान सवाल होता है, कभी इस सवाल से डरिएगा मत आप लोग। बस आप एक वृत्ताकार मेज ऐसे बना लीजिए, देखिए गिन लीजिए क व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6, तो 6 ऐसे पंक्ति खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बस आप सभी को दायां बायां मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे P बैठा है, P एक केंद्र की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट साइड इधर हो जाएगा ना, यानी दाहिना साइड यानी राइट साइड इधर होगा, और उसका बायां साइड यानी लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। क्योंकि ये P जो है ना ये केंद्र की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट हैंड इधर ही होगा ना, और लेफ्ट हैंड इधर ही होगा। बस यही आपको देखना है, जिसको बैठाएंगे सवाल में पढ़कर उसको भी हम देखेंगे। बस देखिए के जो है ना वो यल के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी यल के दाएं से दूसरे स्थान पर के बैठा है। तो दोस्त मेरे यल को कहीं बैठा दीजिए, आप सभी को यल के दाएं से दूसरे स्थान पर के को बैठाना है। यानी देखिए यल का राइट साइड इधर ही होगा, तो के यहाँ पे आ जाएगा। पहला ये है, दूसरा का ये है, तो यल के राइट साइड में यानी दाहिने साइड पर के बैठ गया। ये लाइन पूरा हो गया। यन जो है ना वो के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी दोस्त मेरे के बाएं से तीसरे स्थान पे यन बैठा है। बाएं का मतलब लेफ्ट साइड में, के तो ऑलरेडी यहां बैठा है। के लेफ्ट साइड किधर है, इधर है भाई, यानी बाएं साइड इधर है। तो के बाएं से तीसरे स्थान पर यन बैठा है, तो यन यहां बैठ जाएगा भाई। देखिए पहला स्थान ये है, दूसरे का स्थान पे यल बैठा है, तीसरे का पे यन बैठ जाएगा। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूरा हो गया। अब तीसरा लाइन पढ़ा जाए। पी जो है ना वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भाई जो के है ना इसका निकटतम पड़ोसी पी नहीं होना चाहिए। पी ना तो यहां पे आएगा ना तो यहां पे आएगा, क्योंकि भाई के पी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन सवाल बोला है कि पी और के आपस में निकटतम पड़ोसी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि हम पी को यहां बैठाएंगे भाई, तभी हो सकता है। सवाल देखिए क्या पूछा है। ओ जो है ना यम के बाएं से दूसरे स्थान बैठा। अभी एक और लाइन पढ़ना है। यम के बाएं से दूसरे स्थान पर ओ बैठा है। दोस्त मेरे यम को यहां बैठा लीजिए, ओ को यहां बैठा लीजिए। यम के बाएं से दूसरे स्थान पर देखिए ओ यहां बैठ जाएगा। ये भी लाइन पूरा आ गया। सवाल देखिए, अब देखिए सवाल क्या पूछा है। के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है। के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है, जस्ट लेफ्ट साइड में, यानी जस्ट निकटतम बाएं में बैठा है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। के जस्ट बाएं साइड में कौन बैठा है, ओ ही तो बैठा है। सवाल पूछा ना के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है, तो निकटतम बाएं में है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
सभी क्लियर भाई? तो ऐसा आप सवालों को सॉल्व करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट आप नहीं करेंगे। एक बात याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? BDF, HJL, NPR क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जब भी अक्षरों का श्रृंखला तो सबसे पहले आप सभी को ना पहले कोड का अक्षर निकालना, जैसे कि B का रिलेशन H, H का रिलेशन N। अब देखिए B, H और N, उसके बाद इनका कोड करिए। देखिए B होता है 2, H होता है 8, N होता है 14। देखिए 2 से 8 इसमें यानी +6, 2 से 8 यानी +6 हुआ है, 8 से 14 इसमें +6 हुआ है। इसका मतलब कि इसमें रिलेशन +6 का लग रहा है। तो 14 में 6 जोड़ देंगे तो 20। हमें तो नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। 20 पे कौन आता है? T20 आता है। यानी हमारा आंसर T से शुरुआत होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा TVX आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरे का कोड निकाल लीजिए तो आपको भी मिल जाएगा, तीसरे का कोड निकालिएगा X मिल जाएगा। सभी क्लियर? बस भाई इतना सवाल आपको एक अक्षर सॉल्व कर लेना, आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को। संख्या 78, 152, 469 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? आरोही मतलब समझते हैं ना, असेंडिंग आर्डर, यानी छोटे से बड़ा के रूप में आप सभी को सेट करना है। वो भी केवल ये जो नंबर दिया इसका इस्तेमाल करके। देखिए क्या दिया है, 78, 152, 78, 152, 469। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 नहीं है भाई, 4 आएगा, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इतना नंबर है। सवाल क्या पूछा है, कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? बाएं, इधर तो राइट है, इधर लेफ्ट है, यानी बायां इधर दायां है, इधर बायां है। यानी आपको भाई देखना है किधर से, इधर से चौथा कौन सा होगा? 5 हो जाएगा चौथा नंबर। देखिए यानी ऐसी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन से हैं जो उस समूह से संबंधित नहीं है? हर शिफ्ट का ये सवाल है, पक्का पेपर में आएगा। जैसे ये सवाल आता है, 3 ऑप्शन देखिए, किसी न किसी पैटर्न पे समान होंगे लेकिन एक अलग होगा, उसी अलग को आपको बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन, इस सवाल को सॉल्व करने में आप इसी में सॉल्व कर दीजिए। जैसे के का पहला अक्षर का कोड करिए। के होता है 11, एम होता है 13, एच होता है 8। 11 से 13 तो इसमें +2 हो गया, 13 से 8 इसमें -5 हो गया। अब ऑप्शन बी को कोड करिए। क्यों होता है 17, यस होता है 19 तो इसमें तो भाई +2 हुआ है। फिर यन होता है 14, इसमें -5 हुआ है। यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, सेम पैटर्न पे हैं। अब जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, जो अलग मिल गया तो समझिए। अब ऑप्शन सी चेक करिए, GDH, जी देखिए 7 होता है और डी होता है 4। देखिए यहीं से -3 कर गया ना, जो पहले 2 अक्षर का कोड हो रहा था +2 +2 पे हो रहा था, लेकिन इसमें देखिए GDH है, उसका देखिए एच होता 8 तो इसमें +4 हो गया। अलग होगा कि नहीं? ये -3 ये +4 का हो गया, यानी इसमें कौन सा अलग है? GDH अलग है। तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों कॉमन हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरा मिलेगा अलग वही आंसर होगा भाई, क्योंकि तीनों ऑप्शन एक पैटर्न पे होंगे। जब आप ऑप्शन डी का HJE करेंगे तो सेम पैटर्न पे आपको मिलेगा, यही +2 और -5 का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करेंगे आप सभी। एक निश्चित कुल भाषा में सन इज हॉट को LAHFT के रूप में और मून इज ब्यूटीफुल को LAIKJY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में इज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? दोस्त मेरे आप सभी से इज का कोड पूछा ना, तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए सन इज हॉट इज इसमें भी है, उसका दूसरे का कोड देखिए मून इज ब्यूटीफुल इज इसमें भी है। इसका मतलब कि इसमें इज तो कॉमन है, इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन हमें मिल जाएगा भाई। देखिए यल है, इसमें भी है, पहले वाले में कोड, दूसरे के में भी यल है, यानी हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा, सभी क्लियर? तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे ये वाला सवाल। तो साथियों आप बताइए कि आप सभी का मैथ और रीजनिंग में कितना स्कोर बना, सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे भाई, समय नहीं है, केवल आज से 14 दिन बाद आपका पेपर शुरू होने वाला है। आज आपका 7 फरवरी है, ठीक है, तो 14 से 15 दिन का समय आप सभी के पास है, तो यहाँ से तैयारी खूब अच्छे से करिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली क्लास आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और वो PDF अपने पास मंगा लीजिए सभी लोग।
जिससे आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।